ठीक है। आज का नया चैप्टर जो होगा हमारा उसका नाम है द्रव्य स्थितिकी। ठीक है, द्रव्य स्थितिकी को इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक्स। द्रव्य स्थिति को क्या करते हैं? हाइड्रोस्टेटिक्स। ठीक है, और इसके बारे में और क्या क्या पढ़ेंगे हाइड्रोस्टेटिक्स में? तो पहला पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, दाब के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लवन के बारे में, फ्लोटेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, और प्रत्यास्था इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और श्यानता विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें ये सब टॉपिक हमको पढ़ना है। और पहला चैप्टर है प्रेशर दाब, उसको हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि जो भी आईटीआई के स्टूडेंट है, जो भी आईटीआई वाले हैं, उसका फॉर्म भरने का जो डेट था वो अब एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप वो 15 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 15 मई तक जो भी अभी तक छूट गए थे या फिर फॉर्म नहीं भरे थे या फिर भरने का सोच रहे थे, तो उनके लिए अब डेट बढ़ा के 15 मई तक कर दिया गया है। आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म को भर लें, क्योंकि लास्ट डेट आने पे क्या हो जाता है, सर्वर काम नहीं करने लगता है। तो जो छूट गए थे वो अपना फॉर्म भर लेंगे। और आज से फिर हम दाब का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रेशर किसको कहते हैं? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। दाब का जो फॉर्मूला होता है बल बटा विद्युत वस्तु का क्षेत्रफल होता है। बल बटा वस्तु, हम जिस वस्तु से उस पर हम बल लगा रहे उस वस्तु का कितना क्षेत्रफल है। जैसे हम कोई भी कील ठोकते हैं, कांटे ठोकते हैं, तो कांटे का जो कील होता है उसका किनारा जो होता है वो नुकीला होता है। जैसे मार्कर का ये किनारा नुकीला है जिसका क्षेत्रफल बहुत कम होगा, तो ये आसानी से अंदर चले जाएगा। लेकिन यदि इसी को हम उल्टा करके ठोके या फिर इसको कवर लगाने के बाद अब ठोकेंगे तो अब वो उतना आसानी से अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए कांटे जब या कील ठोकते हैं तो उसका आगे का किनारा जो होता है, आगे का सिरा जो होता है वो नुकीला बनाया जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल जो होगा वो कम हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो वो अंदर आसानी से चुभ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमको कम बल लगाना होगा। तो वस्तु का क्षेत्रफल बल बटा वस्तु का क्षेत्रफल क्या होता है? दाब होता है। दाब का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? तो बल का यूनिट होता है न्यूटन, वस्तु का क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। तो दाब का ऐसा यूनिट पास्कल होता है। 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का ऐसा यूनिट पास्कल, और 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि कोई भी दाब का यदि ऐसा यूनिट पूछे, इस दोनों में से कोई भी एक हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो या फिर पास्कल हो, तो दोनों में सही होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक होगा तो वो सही माना जाएगा। ठीक, अब द्रव के दाब के संबंधित नियम है। द्रव का जो दाब लगाते हैं किसी भी चीज के ऊपर उसका अलग अलग नियम होता है। तो द्रव का दाब के संबंधित नियम क्या सब है? पहला, स्थिर द्रव के एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदु पर दाब समान रहता है। कोई भी द्रव है, मान लीजिए एक पानी का बोतल है या फिर पानी का ग्लास ले लीजिए, उसमें किसी भी एक क्षैतिज तल पर सभी जो भी कण मौजूद होगा उस पर समान रूप से दाब लगेगा। अब इसका एग्जाम्पल के रूप में आप दिखा देते हैं कैसा होता है। ऊपर वाला को हम मिटा देते हैं। ये गिलास है, इसके अंदर द्रव्य मान लीजिए पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब कहता है जो इसके किसी एक क्षैतिज तल में सभी बिंदु पर दाब समान रहता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ पे कोई वस्तु है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, ये एक ही तल के नीचे आ रहा है, मतलब ये एक ही सतह के आसपास में आ रहा है। ठीक है, तो एक सतह पे रहने वाले जो भी वस्तु है उसका दाब एक समान होगा। ठीक है, इस पर जो प्रेशर लग रहा होगा, इस पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो चारों तरफ का समान होगा। इस पर तीनों बिंदु पर समान प्रेशर लग रहा होगा। तो तीनों बिंदु, यदि मान लीजिए एक बिंदु ए पर
मान लीजिए कि एक बिंदु ए है, ए बिंदु पर 10 न्यूटन का 10 पास्कल से इस पर दाब लग रहा है, तो बी पर भी 10 पास्कल ही होगा और सी पर भी 10 पास्कल ही होगा। ठीक है, तो एक ही क्षैतिज तल में सभी बिंदु पर दाब जो होता है वो समान मात्रा में होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किसी भी बिंदु जो होता है उस पर द्रव का दाब जो होता है द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव का घनत्व अधिक होगा तो दाब उस पर ज्यादा प्रभाव करेगा। और अगला क्या है, गहराई के बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा वो दाब बढ़ते जाता है। एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं, मान लीजिए कोई एक बोतल ले लीजिए, बोतल में छेद कर दीजिए, या फिर इसी में देख लीजिए, ये मान लीजिए यहां तक ये पानी से भरा हुआ है, इसमें एक छेद हम यहां कर दिए, दूसरा छेद हम यहां कर देते हैं और तीसरा छेद यहां नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 छेद हम किए हैं। तो आप देखेंगे कि यहां से जो पानी निकल रहा है वो ज्यादा दूर तक जा रहा होगा, इससे जो निकल रहा है वो कम ही दूर तक जा रहा होगा, और इससे जो निकल रहा है वो और कम दूर तक जा रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे गहराई घटता है, जैसे जैसे गहराई नीचे जाता है तो क्या हो जाता है, प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। जितना गहराई में जाइएगा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा जितना। ठीक है, तो गहराई बढ़ने पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, और जैसे गहराई घटेगा तो प्रेशर घटेगा। तो वही करता है बिंदु गहराई बढ़ने पर द्रव में दाब का प्रेशर बढ़ते जाता है। और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान होता है। किसी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे जो दाब लग रहा होता है वो सभी दिशाओं से समान दाब लग रहा होता है। तो द्रव के अंदर किसी एक बिंदु पर जो होता है द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है, किसी भी एक पॉइंट पे। तो यहां तक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें द्रव का नियम, जैसे बल में गति में न्यूटन का नियम था। ठीक है, न्यूटन ने अपना 3 नियम दिया था, उसी तरह बल में भी पास्कल का बल का नियम है। ठीक है, तो पास्कल के बल का नियम क्या करता है, तो पहला नियम तो यही आ जाता है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान होता है। ये नियम पास्कल के द्वारा ही दिया गया है। तो पास्कल के नियम में ये भी पहला नियम ये लिख सकते हैं कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान होता है। और दूसरा नियम क्या था, जो किसी बंद यह पास्कल के दाब के नियम। और पास्कल ने क्या कहा था, पहला नियम, किसी बंद बर्तन के अंदर द्रव के किसी भी भाग में लगा दाब सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। मान लीजिए किसी भी बंद बर्तन के अंदर हम कोई भी तरल पदार्थ को या फिर क्या कहते हैं लिक्विड पदार्थ को हम रख देते हैं, तो उसके एक तरफ यदि हम दाब लगाते हैं तो दूसरे तरफ हर पार्ट, उस लिक्विड के हर पार्ट में समान रूप से दाब लगता है। ये नियम कहाँ पे ज्यादा अप्लाई होता है, तो जो भी हाइड्रोलिक मशीन आप देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि जेसीबी में हाइड्रोलिक आ गया, अब उसके बाद ट्रैक्टर सब में हाइड्रोलिक सिस्टम से होता है, जो कि ट्रेलर को उठा दिया जाता है बहुत कम प्रेशर का यूज करके। तो ये सब अंदर में क्या चल रहा है, लिक्विड डाला जाता है मोबिल के रूप में, इंजन ऑयल के रूप में, तो वही लिक्विड पे प्रेशर लगाया जाता है। तो उसी प्रेशर के द्वारा यहाँ पर पूरा वो जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो पास्कल के ये नियम पे, फर्स्ट नियम पे वो काम करता है। ठीक है, तो पास्कल का नियम कहता है, क्या कहता है, किसी बंद द्रव के अंदर द्रव पर किसी भी भाग में लगा दाब, द्रव के किसी भी भाग में यदि आप दाब लगाते हैं तो वो द्रव के सभी भाग में वो समान रूप से उतना दाब को वो अप्लाई करता है। जैसे कि कभी गाड़ी सबको के जहां पे वॉश किया जाता है, ठीक है,
वहां पे जाइए, देखिए इस टाइप का हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। उस पे गाड़ी को जैसे ही चलाया जाता है तो वो क्या करता है, इधर से हम प्रेस करता है तो गाड़ी को ऊपर उठा देता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेस जो करता है वहां पर प्रेशर बहुत कम अप्लाई होता है, बहुत ही कम प्रेशर अप्लाई करके बीच में क्या होता है, लिक्विड बड़ा रहता है। तो इस लिक्विड पर जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता है तो ये लिक्विड यहाँ से नीचे की ओर दबेगा। ठीक है, तो ये जब नीचे की ओर दबता है तो यहाँ पे इधर साइड वाला जो लिक्विड होता है ये ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, और यहाँ पे यही पे पास्कल का लॉ काम करता है कि यहाँ पे जब एक तरफ हम कहीं पर भी बंद बर्तन के अंदर ये बंद बर्तन के अंदर यदि कहीं पर भी हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, जितना भी लिक्विड है सब पे इक्वल मात्रा में फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इक्वल अमाउंट में हर जगह फोर्स बांटा जाएगा। तो क्या करता है, कम ही दाब के अंदर वो पूरे गाड़ी को उठा देता है। वहीं पे अभी के समय में देखते होंगे जो पावर स्टीयरिंग आ गया, बहुत का एक हाथ से भी गाड़ी आदमी घुमा लेता है। ठीक है, तो पहले के समय में गाड़ी घुमाने में या फिर ब्रेक लगाने में पूरा शरीर का बल लगा के तब उसको घुमाया जाता था। अभी के समय में बैठे बैठे एक हाथ से घुमा रहे हैं आदमी, दूसरे हाथ से चाय भी पी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पास्कल का लॉ काम करता है, हाइड्रोलिक सिस्टम से सारा काम होता है। ठीक है, जेसीबी को देखते होंगे, बहुत सारा सामान एक ही बार में उठा के एक जगह से दूसरे जगह रख देता है। क्रेन में भी यही होता है, तो सारा पास्कल के लॉ पे काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, कम फोर्स अप्लाई करके वहां उसके अंदर लिक्विड डाला जाता है। ठीक है, जो कि इंजन ऑयल के रूप में, तो उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो लिक्विड क्या करता है, हर जगह फोर्स को कम फोर्स में ही वो पूरा हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और अधिक चीज वस्तु को उठाने का काम कर लेता है। ठीक, यह पास्कल का प्रथम नियम है। पास्कल का द्वितीय नियम कहता है किसी द्रव के एक तल में लगने वाला बल समान होता है। किसी भी द्रव के एक ही तल में लगने वाला जो बल होता है वो समान रूप से काम कर रहा होता है, चाहे उसकी दूरी जो भी है आपस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक इतना बड़ा बाल्टी ले लीजिए। ठीक है, तो बाल्टी में एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, तो दोनों एक ही तल में आ रहा है। ठीक, जब एक ही तल में आ रहा है तो वहां पे जो जितना फोर्स इस पे लग रहा होगा उतना ही फोर्स इस पे भी लग रहा होगा, उतना ही दाब इस पे भी लग रहा होगा। ठीक है, वही यदि दूसरा पार्टिकल नीचे आ जाता है, जितना नीचे जाइएगा तो नीचे जाने पे क्या होता है, गहराई बढ़ता है। गहराई बढ़ने से क्या होगा, दाब बढ़ेगा। तो गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ेगा, लेकिन समान गहराई पर यदि कोई भी पार्टिकल, एक से अधिक पार्टिकल यदि समान गहराई पे है तो वो समान दाब से उस पर समान दाब अप्लाई होता है। ठीक, ये हो गया दाब का, पास्कल का दाब का नियम। ठीक है, अब इसके बाद देखते होंगे जो ट्रक का टायर होता है, जो ज्यादा पहले छोटा जो ट्रक होता है जिसमें 4 चक्का होता है लगा होता है, जिसको हम छोटा मोटा सामान ढोने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें 4 ही टायर लगा होता है, पीछे में 2 ही टायर होता है। जैसे जैसे ट्रक का लंबाई बढ़ता है, ठीक है, ज्यादा सामान उठाने के लायक हम यूज करते हैं, तो उसमें पीछे का टायर या जो टायर का चौड़ाई है वो बढ़ा देते हैं, एक साथ 2-2 टायर दोनों तरफ लगाते हैं। तो क्या होता है, ज्यादा भारी सामान ढोने के लिए हम ट्रक के टायर को चौड़े कर देते हैं। तो इसलिए चौड़े करते हैं, जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ेगा, एरिया बढ़ता है, तो क्या होता है, एरिया बढ़ने से दाब घट जाता है। एरिया बढ़ने से दाब घट जाता है, तो एरिया जो होता है दाब का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही एरिया बढ़ाएगा दाब घट जाएगा। उसी तरह यदि आप चाकू या फिर कोई भी धारदार औजार रखते होंगे तो उससे हम जब काटते हैं तो जब वो नया रहता है या फिर उसका धार तेज रहता है तो काटने में आसानी होता है और तुरंत कट जाता है। अब उसी का यदि धार यदि खत्म हो जाए या उस मोटा हो जाता है तो काटने में क्या होता है, कठिनाई होता है। तो काटने में इसलिए कठिनाई होता है क्योंकि उसका जो एरिया जो था वो क्या हो जाता है, मोटा होने के बाद एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाता है तो दाब ज्यादा लगाना पड़ता है, तो ज्यादा दाब लगा के काटना होता है। तो क्षेत्रफल जैसे बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ता है तो क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, दाब ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक, क्षेत्रफल कम रहता है तो दाब कम लगाना पड़ता है। उसी तरह जब हम कील ठोकते हैं, कांटी ठोकते हैं, तो कांटी का जो आगे का किनारा होता है वो नुकीला होता है। तो नुकीला जब होता है तो उसमें क्या होता है, एरिया कम रहता है। एरिया कम रहेगा तो दाब हमको कम लगाना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन यदि पूछेगा तो कि यदि क्या कहते हैं, कील ठोकने में हमको कील का आगे का किनारा नुकीला क्यों बनाया जाता है, तो आगे का किनारा इसलिए नुकीला बनाया जाता है क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्षेत्रफल घटेगा तो दाब कम लगेगा हमको। ठीक है, और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब हमको ज्यादा लगाना होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे हम उसको, इनवर्सली नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल से क्या रिलेट था ये समझ में आ गया होगा। और ये हाइड्रोलिक सिस्टम किससे रिलेट करता है, पास्कल के प्रथम दाब के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये समझ में आ गया होगा कि पास्कल का दाब जो है किसी बंद बर्तन के अंदर द्रव के किसी भी भाग में लगा बल, द्रव के किसी भी भाग में यदि हम बल लगाते हैं तो वो समान रूप से कार्य करता है, वो सारे द्रव के पूरे एरिया में कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ तक दाब का जो नियम था वो आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह आप देखते होंगे जब क्वेश्चन आपसे ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बांध के अंदर जब हम क्या कहते हैं नदी के ऊपर जब हम बांध बनाते हैं तो बिजली बनाने के लिए या फिर बाढ़ से बचने के लिए ये सब कार्य के लिए हम नदी पर बांध बना देते हैं। कहेगा जो बांध में ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कम चौड़ा रहता है, जबकि बांध के नीचे का हिस्सा ज्यादा चौड़ा होता है। बांध में ऊपर का हिस्सा कम चौड़ा मिलेगा आपको, और नीचे का जैसे जैसे नीचे जाइएगा तो वो नीचे का हिस्सा ज्यादा चौड़ा मिलेगा। तो पूछेगा जो क्वेश्चन में बांध का नीचे का हिस्सा ज्यादा चौड़ा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो जैसे जैसे पानी में गहराई पर जाएंगे तो वहां पे दाब ज्यादा मिलेगा। तो दाब यदि ज्यादा मिलेगा तो हमको क्षेत्रफल ज्यादा रखना होगा। क्षेत्रफल यदि हम ज्यादा नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। इसीलिए बांध के नीचे का हिस्सा जो होता है वो हम चौड़ा बनाते हैं। ठीक, जब भी कभी आप बांध देखेंगे तो बांध का हिस्सा इस टाइप का बनता है। बांध का हिस्सा इस टाइप का बनता है। दाब में एक और टॉपिक रह गया था वायुमंडलीय दाब का। तो वायुमंडलीय दाब के बारे में देखते हैं। वायुमंडल के संपर्क में आने वाली सभी वस्तु के सतह पर प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, ये वायुमंडलीय दाब का परिभाषा हो गया। तो वायुमंडलीय दाब किसको कहते हैं? तो वायुमंडल के संपर्क में आने वाला हर चीज के ऊपर प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर वायु के द्वारा भी दाब लगता है। ठीक है, तो उसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। और समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग करते हैं और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल हो जाता है। बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाना तेज आंधी या बारिश को बतलाता है। मान लीजिए बैरोमीटर कहीं लगा हुआ है तो उसके अंदर जैसे थर्मामीटर में हम देखते हैं व्हाइट व्हाइट पारा बढ़ा हुआ रहता है। अब कहिएगा पारा ये क्यों बढ़ा हुआ रहता है? तो पारा अधिक चमकीला होता है। ठीक है, तो इसीलिए पारा को बढ़ते हैं ताकि उसको मेजरमेंट करने में या फिर उसका देखने में पॉइंट देखने में आसानी हो। ठीक, तो वायुमंडल के का जो प्रेशर हम मापते हैं बैरोमीटर में जो पारा बढ़ा रहता है तो वो यदि अचानक से नीचे गिर जाए, बैरोमीटर का पारा यदि अचानक से नीचे गिर जाए तो इसका मतलब होता है आंधी या तूफान आने वाला है। तो पारा अचानक गिरेगा कब? तो जब आसपास का जो प्रेशर है, आसपास का प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कब कम होता है? जब आपके आसपास का टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर कम होता है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो वो आसपास का वायुमंडल क्या होगा, गर्म हो जाएगा। जैसे ही वायुमंडल गर्म होगा तो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। जैसे ही आसपास का वायुमंडल गर्म होगा तो गर्म हवा ऊपर की ओर उठ जाएगी। तो गर्म हवा जैसे ही ऊपर उठेगी तो वहां का प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो अचानक से यदि सारा हवा एक साथ ऊपर उठती है तो अचानक से वहां पारा घटता है। पारा जैसे ही घटता है तो गर्म हवा जैसे ही ऊपर उठती है तो वो जगह खाली हो जाता है। तो खाली जगह में आप दूसरे जगह का वायु तो उस जगह पे हवा आना चाहेगा, तो वही दूसरे जगह का हवा जो उस जगह पे आने के लिए स्पीड में जो आती है तो वही आंधी या तूफान लाती है। ठीक है, तो यही बतलाता है कि अचानक से पारा का गिर जाना आंधी और बारिश का कारण होता है। वायुमंडल का दाब कितना होता है? तो वायुमंडल का दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब कहिएगा इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब हर जगह लगता है? तो हाँ, हर जगह ये दाब 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो दाब है ये हर जगह लगता है। ये किसी भी सामान पे, आदमी पे, जानवर पे, सब पे लगता है। ठीक है, तो आदमी पे या जानवर पे जो इतना न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमको महसूस नहीं होता है। काहे नहीं होता है? हमारे अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, खून जो घूम रहा है, तो ब्लड में भी इतना इससे ज्यादा प्रेशर होता है। तो ब्लड का प्रेशर इससे ज्यादा होता है, इसी के कारण क्या होता है, वो हमको महसूस नहीं हो पाता है। तो वो वायुमंडलीय दाब से जब उसका प्रेशर अधिक हो जाए या फिर बराबर होता है तो उस कंडीशन में हमको बाहर का दाब महसूस नहीं होता। यदि इसका प्रेशर
वायुमंडलीय दाब का प्रेशर से हमारे अंदर शरीर के ब्लड का प्रेशर यदि कम रहेगा तो हमको दबाव महसूस होगा। ठीक, यदि प्रेशर अधिक होगा या फिर बराबर होगा तो हमको दबाव महसूस नहीं होगा। तो वायुमंडल में का दाब जो है हमारे ऊपर ये प्रेशर जो नहीं क्रिएट कर पाता है, इसका कारण क्या होता है? तो वायुमंडल का दाब और हमारे ब्लड का दाब जो होता है वो प्रेशर का दाब वो बराबर आ जाता है या फिर अधिक रहता है। ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब घटता है। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो वहां पर वायु का दाब जो होता है वो घटने लगता है, प्रेशर घटने लगता है। इसी तरह लिए जो है जैसे जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वहां पर वायु दाब घटते जाता है। ठीक है, या फिर हवाई जहाज में हम बैठते हैं तो वहां पे देखते होंगे जो या हवाई जहाज में बैठने के लिए यात्री को ये सलाह दिया जाता है कि आप पेन लेकर के नहीं जाएंगे। पेन लेकर के इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि वो ऊपर जाने पे वायुमंडल का दाब घट जाता है। तो वायुमंडल का दाब जैसे ही घटता है तो उसके अंदर क्या होता है, स्याही जो होती है वो बाहर निकलने लगता है, इंक। ये नीचे जमीन उसको जो बनाया गया है स्याही के को जो यहाँ पे डाला गया था, इसके यहाँ के प्रेशर के हिसाब से वो एडजस्ट किया हुआ था। जैसे ही इसको कम प्रेशर पे ऊपर ले जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, वायु का प्रेशर घटेगा। तो वायु का प्रेशर जैसे ही घटता है तो इसका इंक बाहर निकलने लगता है। ठीक है, उसी तरह यदि आप एरोप्लेन में बैठे हैं, लेज कुरकुरे ये सब का पैकेट लेकर के गए हैं तो ऊपर जाने पे आप देखेंगे वो पैकेट नीचे में आप नॉर्मल पैकेट था और ऊपर जाने पे वो पैकेट ज्यादा ही फुला हुआ महसूस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसका प्रेशर घट जाता है। प्रेशर घट जाता है तो उसका दबाव, अंदर का दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था जो दाब जो होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारा दाब क्या होता है, घटते जाता है। उसी तरह जब हम ऊंचाई पे यदि हम खाना बनाने जाते हैं तो वहां पे खाना बनने में हमको देरी लगता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो होता है वाटर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, क्वथनांक जो होता है वो घट जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है तो वहां जाने पे हमारा क्या होता है 80 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी उबलने लगेगा। इसीलिए पहाड़ी एरिया में खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, तो इसी तो वहां पे खाना बनाने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि चावल को बनने के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए और वहां पे 80 डिग्री सेल्सियस में ही पानी उबल रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको बनने में। ठीक है, इसीलिए जो प्रेशर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटते जाता है। तो हमको जो है कलम लेकर के जो है हवाई जहाज में बैठने से रोका जाता है इसी के कारण। और जिसको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसको भी हवाई जहाज में यात्रा करने से डॉक्टर रोकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा है। ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आप जब प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने पे क्या होगा, वायुमंडल दाब घट जाएगा। तो वायुमंडल दाब जब घट जाएगा तो आपका प्रेशर तो ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो नाक से या फिर आंख से इस कंडीशन में खून निकलने लगता है। ठीक, इसीलिए जो ब्लड प्रेशर का मरीज होता है उसको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप हवाई यात्रा ना करें। ठीक, यहाँ तक तो आपको वायु दाब के संबंध में समझ में आ गया होगा। आगे कहता है जो समुद्र तल से प्रति 110 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीमीटर पारा दाब जो है वो घट जाता है। समुद्र की सतह से 110 मीटर की हर 110 मीटर ऊंचा जाने पे तो प्रति 110 मीटर ऊंचा जाने पर 1 सेंटीमीटर पारा दाब घटते जाता है। अब 1 सेंटीमीटर पारा दाब होता क्या है, 1 सेंटीमीटर पारा दाब इक्वल टू होता है 1.33 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 3 पास्कल। 1.33 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 3 पास्कल, इतना पास्कल का जो दाब होता है वो घट जाता है हर 110 मीटर के ऊंचाई पे जाने पे। पारा का गलनांक पर दाब, पदार्थ के गलनांक पर दाब का प्रभाव पड़ता है। कोई भी पदार्थ का जो गलनांक होता है, गलनांक मतलब किसी भी चीज को पिघलने का जो पॉइंट होता है उसको हम गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ का जो गलनांक का होता है उस पर दाब का प्रभाव पड़ता है। तो दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो पिघलने पर जो चीज फैल जाती है, जैसे कि शहद हो गया, मोमबत्ती हो गया, तो मोम जो होता है सब पिघलने पे फैल जाता है। शहद भी पिघलने पे जब तक वो जमा हुआ है तो थोड़ा कम जगह लेता है, जैसे पिघलता है तो थोड़ा फैल जाता है। तो जो चीज पिघलने पे अपना जगह थोड़ा एक्सटेंड कर देता है, जो थोड़ा सा फैल जाता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पिघलने पे फैलने वाली वस्तु पर दाब बढ़ने से गलनांक बढ़ जाता है। जैसे हम उस पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक जो होगा, पिघलने का जो पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो पिघलने पे सिकुड़ जाता है, जैसे कि पानी हो गया, तो जब हम बर्फ कर लेते हैं तो बर्फ जो होता है ठंडा होने पे क्या हो जाता है, बर्फ जब बनता है तो वो ज्यादा जगह देता है
और बर्फ को यदि हम पिघला देते हैं तो वो थोड़ा कम जगह लेता है। इसीलिए जब हम स्प्राइट का बोतल या फिर पानी का बोतल कभी खरीदने जाएंगे आप, तो वहां देखेंगे उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है पानी के बोतल या फिर स्प्राइट के बोतल में। वो इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि जब वो कहीं फ्रीजर में रखे हैं, वो जम गया, तो जम जाने पे क्या होगा, वो अपना जगह एक्सटेंड कर लेता है, थोड़ा सा ज्यादा जगह छेकता है। ज्यादा जगह घेरेगा तो वो क्या, जब उसको पिघलाएंगे तो फिर उतना जगह नीचे आ जाएगा। तो क्या होता है, जो बर्फ जो होता है वो पिघलने पे अपना स्थान कम कर लेता है, जबकि जमने पे अपना स्थान थोड़ा बढ़ा लेता है। तो जो चीज पिघलने पे अपना स्थान कम कर लेता है, जैसे कि बर्फ है, तो पिघलने पे जिसका स्थान कम होता है उसका गलनांक भी घट जाता है, ठीक है। और जिसका स्थान बढ़ जाता है, जिसका स्थान बढ़ता है उसका गलनांक, दाब लगाने पे उसका गलनांक जो है बढ़ जाता है। जैसे कि मोमबत्ती हो गया या फिर शहद हो गया, इस पर यदि हम दाब लगाएंगे तो उसका गलनांक जो है बढ़ जाएगा। और वहीं पर यदि हम बर्फ के टुकड़े पे हम दाब लगाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। तो गलनांक पे क्या होता है, दाब का प्रभाव पड़ता है। क्वथनांक पे भी दाब का प्रभाव पड़ता है। अभी तुरंत आपको बताया कि क्वथनांक के पे दाब का प्रभाव पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पे। ऊपर ऊंचाई पे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है और नीचे आने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नीचे पे 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी पानी यदि गर्म होता है तो वहां पे जाने पे 80 डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलने लगता है। इसीलिए ऊपर में खाना बनाने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि खाना जब भी बनता है तो 100 डिग्री सेल्सियस से उससे अधिक के उबाल आने पे जो है खाना हमारा तैयार होता है। और यदि वो 80 डिग्री सेल्सियस पे ही उबल रहा है तो उसको तैयार होने में थोड़ा टाइम तो लग जाएगा ना। ये था वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड चीज, ठीक है। तो यहां तक तो आपको वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड जो भी था वो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक। अब क्या, दाब के घटने पे क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है, ठीक। पहाड़ पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे उबाल आता है। वायुमंडल पे वायुयान के अंदर कलम की स्याही जो है वो बाहर निकल आती है। वायुयान में पैकेट वाला जो सामान होता है वो हमको ज्यादा फुला हुआ प्रतीत होता है। अब पिघलने वाला क्या होता है, दाब के क्वथनांक पे, ये तो क्वथनांक पे प्रभाव था, या पे गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है दाब का, ये दाब का क्वथनांक पे क्या प्रभाव था, क्वथनांक घट जाता है दाब के घटने पे। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो वहां पे हमको जो है क्या कहते हैं, पानी जल्दी कम टेम्परेचर पे उबाल मिलता है। अब आप पिघलने के या फैलने वाली वस्तु पे, पिघलने या फैलने वाली वस्तु पे, जैसे कि मोम हो गया, घी हो गया, शहद हो गया, ठीक। शहद में ये ताला भी सौ होगा, तो मोम हो गया, घी हो गया या शहद हो गया इत्यादि पे दाब बढ़ाने पे क्या होता है, गलनांक बढ़ जाता है, ठीक। तो उसके बाद पिघलने पर सिकुड़ने वाली वस्तु, जैसे कि बर्फ हो गया, तो बर्फ को पिघलाते हैं तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो दाब को बढ़ाने पे क्या होता है, गलनांक घट जाता है। या दाब से रिलेटेड सारा टॉपिक हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम जो पलवन से रिलेटेड जो भी होगा और उसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो जो ITI वाले थे उसका जो डेट एक्सटेंड हो गया है वो अपना फॉर्म भर लेंगे जाके, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देख लिए हैं तो, ठीक। धन्यवाद।